हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका पेपर वन में आपके यूनिट दी हुई है लॉजिकल रीजनिंग में ही एक पार्ट दिया हुआ है इंडियन लॉजिक का। तो हम इंडियन लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन लॉजिक की बेसिक्स और प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए। आज की वीडियो में हम बेसिकली अनुमान के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप एजुकेशन पेपर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप चैनल पर जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन, रिसर्च इन एजुकेशन विद ऑल द पार्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। और आपका यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के भी कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अनुमान क्या है। तो अनुमान, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में हम जब प्रिडिक्शन करते हैं, जब इन्फरेंस निकालते हैं, जब अनुमान लगाते हैं, है ना, तो उसको क्या हम जनरल भाषा में इसको बोलते हैं अनुमान। तो अनुमान को इंग्लिश में इन्फरेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर जो हम अनुमान की लिटरल मीनिंग को समझने की या जानने की कोशिश करें तो लिटरल मीनिंग क्या है इसकी? आफ्टर नॉलेज, यानी ऐसा ज्ञान जो किसी पूर्व ज्ञान के पे आधारित होता है, यानी कि आपकी ऐसी नॉलेज जो आपकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं? अनुमान बोलते हैं। तो अनुमान लिटरली मीन्स आफ्टर नॉलेज, है ना, दैट इज नॉलेज दैट फॉलोज अदर नॉलेज, यानी ऐसी नॉलेज जो एक अदर नॉलेज को फॉलो करे। ठीक है, यानी अनुमान उसे कहते हैं कि जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे जिस नॉलेज को आप गेन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? अनुमान बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम ये बात करें कि जो बादल हैं, है ना, बादल घने हैं, ठीक है, या बादल छाए हुए हैं, तो अगर जो बादल छाया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? बारिश होगी, है ना। आपने ये देखा कि बादल छाए हुए हैं आसमान में, और जब जब बादल छाए होते हैं तब तब बारिश होती है। तो आपने पहले ये देखा, है ना, आपकी ये प्रीवियस नॉलेज है कि आपने पहले भी ये चीजें देखी हुई हैं कि जब जब बादल छाते हैं तब तब वर्षा होती है या तब तब बारिश होती है। तो ये क्या हुआ? ये आपकी प्रीवियस नॉलेज थी। अब आपने आज भी देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो आपने एक अनुमान लगा लिया कि वर्षा होगी या बारिश होगी। ये आपने कैसे अनुमान लगाया? क्योंकि आपने पहले भी ये चीज नोटिस की या पहले इस चीज का ज्ञान था आपके पास। तो जो बारिश और छाए हुए बादल के बीच में एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप पाया जाता है। तो अनुमान या इन्फ्रेंस का बेस क्या होता है? एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो बेसिस क्या है इसका? यूनिवर्सल रिलेशनशिप। और ये जो यूनिवर्सल रिलेशनशिप है ये किसके किसके बीच में आई? जो आपके घने बादल हैं और आपकी बारिश। तो जब जब घने बादल छाए होते हैं तब तब बारिश होती है। तो ये क्या है? आपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आपने क्या किया? अनुमान लगाया कि अब भी जब जब बादल घने होंगे तब तक वर्षा होगी या तब तक बारिश होगी। तो ये आपका क्या होता है? अनुमान होता है। कि अनुमान क्या है? कि जब आप अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे जब आप प्रिडिक्शन करते हैं या इन्फरेंस या कंक्लूजन निकालते हैं तो वो आपका अनुमान कहलाता है। ठीक है, अनुमान लिटरली मीन्स आफ्टर नॉलेज, दैट इज नॉलेज दैट फॉलोज अदर नॉलेज। इज दैट क्लियर? अब आपका सेकेंड पॉइंट है अरेंज टू द मीडियम ऑफ सम मार्क हेतु, यानी कि जो भी आपका अनुमान जब आप लगाएंगे तो उसके पीछे क्या होता है? हेतु होता है। हेतु ये संस्कृत वर्ड है। हेतु का मतलब होता है रीजन, है ना, कारण। हेतु क्या है आपका? रीजन। एंड बियर्स द रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस, यानी कि जो भी आपका अनुमान होगा, एक तो उसमें यूनिवर्सल रिलेशनशिप पाई जाएगी, दूसरा आपका इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस भी पाया जाएगा। और ये जो आपका इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस है इसको व्याप्ति बोलते हैं संस्कृत में। तो ये जो आपका जो अनुमान है, जो इन्फरेंस का जो बेसिस है, जो आपका
बेस है कि जिसके आधार पर आप अनुमान लगाते हैं, वो आपका इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस होता है। इज इट क्लियर? ये यहाँ से आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। देन हम बात करते हैं द इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन हेतु एंड साध इज कॉल्ड व्याप्ति, है ना। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो भी इनवेरिएबल रिलेशनशिप है हेतु और साध्य के बीच में, उसको व्याप्ति बोलते हैं। ये जो टर्म्स हैं हेतु, साध्य, पक्षा, ये सब चीजें हम अभी आगे जब मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी तब मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। अभी आप जनरली इसको पढ़िए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपकी डेफिनेशन ना गलत हो, ठीक है। तो द इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन हेतु एंड साध्य इज कॉल्ड व्याप्ति। अब जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया अभी ऊपर कि घने बादल का और बारिश का, वैसे ही एक एग्जाम्पल और है, जैसे चंद्रमा निर्जीव है क्योंकि वहां ऑक्सीजन का अभाव है ना। जो आपका मून है वो वहां पे लाइफ नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। अब क्या है कि जैसे कि चंद्रमा निर्जीव है क्योंकि वहां ऑक्सीजन का अभाव है, ये आपका एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में आपके टोटल 3 टर्म्स हैं। वो 3 टर्म्स कौन से हैं? पहला टर्म क्या हो गया आपका चंद्रमा या मून, दूसरा टर्म क्या है निर्जीव, और तीसरा टर्म क्या है ऑक्सीजन। तो जब भी हम अनुमान की बात करेंगे तो हर एक सेंटेंस में, जैसे कि बादल वाला भी एग्जाम्पल मैंने लिया, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स पाए जाएंगे। वैसे ही जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें भी 3 टर्म्स हैं। तो जो भी आप अनुमान लगाएंगे उसमें 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स पाए जाते हैं। उन्हीं टर्म्स के बेसिस पे ही हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा को बोला जाता है पक्षा, ठीक है, और पक्षा या माइनर टर्म, ठीक है। अब पक्षा क्या होता है? क्योंकि जिस चीज के बारे में बात हो रही है ना, जिस विषय में हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं पक्षा या माइनर टर्म। यहाँ पे चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के विषय में बात की जा रही है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पे क्या है आपका माइनर टर्म या पक्षा है, ठीक है। अब निर्जीव, निर्जीव क्या है आपका यहाँ पे साध्य, साध्य को बोलते हैं आपका मेजर टर्म, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का अभाव है। तो जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या है रीजन है, कारण है, जिसके बेसिस पे आप ये पता लगाएंगे कि चंद्रमा पे जीवन है या नहीं है। तो जो आपको ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या हो गया आपका हेतु, हेतु को ही क्या बोलते हैं रीजन यानी कारण, ठीक है। तो इसके बेसिस पे, कारण के बेसिस पे ही आप पता लगाएंगे ना कि चंद्रमा पे जीवन है या नहीं है। तो जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका क्या हो गया हेतु हो गया। हेतु को ही लिंगा भी बोलते हैं, इसी को मिडल टर्म बोलते हैं और इसी को साधना बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस में आपके 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला क्या है आपका चंद्रमा, चंद्रमा को ही पक्षा या माइनर टर्म बोला जाता है। तो जिसके विषय में बात की जा रही है उसको बोलते हैं हम पक्षा। तो यहाँ पे चंद्रमा के विषय में बात की जाए तो चंद्रमा क्या हो गया आपका पक्षा हो गया। निर्जीव, जिसके विषय में पता लगाना है उसको क्या बोलते हैं साध्य बोलते हैं, जिसको मेजर टर्म। ऑक्सीजन क्या है हेतु हो गया आपका, हेतु ऑक्सीजन को हेतु, लिंगा, मिडल टर्म और साधना बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है कारण है। इसी के बेसिस पे, इसी के रीजन के बेसिस पे आप ये पता लगाएंगे कि चंद्रमा पे जीवन है या नहीं है ना। तो क्या हो गया जिसके बारे में बात की जाए, है ना, जिसके बारे में बात की जाए वो होता है आपका पक्षा, ठीक है, और जिसका पता लगाया जाए वो होता है आपका साध्य, है ना। और ऑक्सीजन क्या है आपका यहाँ पे कारण, यानी जिसके बेसिस पे पता लगाया जाए वो आपका हो गया कारण, हेतु, लिंगा, मिडल टर्म या साधना। तो ये आपके 3 टर्म्स होंगे। ये अदर नाम जो इनके अलग अलग नाम है, ये अलग अलग नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत तरीके से क्वेश्चंस इस समय आपके इंडियन लॉजिक से पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली अनुमान क्या है,
अनुमान जब हम अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे कोई नई नॉलेज लेते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं या इन्फरेंस निकालते हैं, उसको बोला जाता है अनुमान। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थे जो कि मैंने आपको डेफिनेशंस के थ्रू बताए और एग्जाम्पल के थ्रू बताया। अब हम ये बात करेंगे कि जो आपका अनुमान है उसको प्रूव करने के लिए या कंक्लूजन निकालने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। वो स्टेप्स कौन से हैं वो एज इट इज याद रखने हैं, क्योंकि स्टेप्स से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है सीक्वेंस में लगाने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है आपका? प्रतिजना। प्रतिजना को प्रतिज्ञा भी बोलते हैं या आप इंग्लिश में इसको हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? आपकी हाइपोथेसिस या आपकी प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रतिजना के बाद आपका आता है हेतु, लिंग या साधना। हेतु क्या है आपका? रीजन। ठीक है, अब इसके अलग अलग नाम भी मैंने यहां लिख दिए ताकि आपको याद हो जाए। अब है आपका उदाहरण। उदाहरण को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद है आपका उपनय। उपनय क्या है? मतलब आपका रीअफर्मेशन। तो आपका उदाहरण क्या है? आपके एग्जाम्पल्स हो गए, और उपनय क्या है आपका? रीअफर्मेशन। रीअफर्मेशन। देन है आपका निगमन। निगमन क्या है आपका? कंक्लूजन। तो टोटल आपके 5 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी बात को प्रूव करेंगे। तो पहला स्टेप है आपका प्रतिजना, देन आपका हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि पर्वत पर आग लगी है ना? पर्वत पर आग लगी है, अतः जो पर्वत है वो अग्नि में है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कि पर्वत पर आग लगी है। अब पर्वत पर आग लगी है, सपोज कि कोई स्टूडेंट है या कोई बच्चा हम ले सकते हैं, कोई बच्चा है और उसने देखा कि जो हिल्स हैं, हिल्स पे आग लगी हुई, स्मोक है। इस बच्चे ने ये जो इंसिडेंट है ये देखा। अब इस बच्चे को ये प्रूव करना है कि वास्तव में क्या जो इसने हिल्स पे या पर्वत पे आग लगी हुई देखी है यह सही है या नहीं सही है। तो अब जैसे कि जो आपकी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा यानी कि हाइपोथेसिस क्या है कि पर्वत अग्निमय है, यानी कि जो हिल है, हिल पे आग लगी हुई है। तो ये आपकी क्या होगी? हाइपोथेसिस होगी जिसको आपको प्रूव करना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगी? प्रतिजना आपको क्या हो गया? पर्वत पर आग लगी है। अब एक हाइपोथेसिस आपने बना ली है ना, आपने प्रतिज्ञा या प्रतिजना बना ली। उसके बाद आप क्या करते हैं? हेतु। आप कारण देते हैं। प्रतिज्ञा बनाने के बाद या प्रतिज्ञा जो भी आपके पास है उसके बाद आप क्या करेंगे? कारण देंगे, यानी हेतु। क्या रीजन है कि ये जो बच्चा है, बच्चे ने पर्वत पर आग देखी, तो इसके क्या रीजन है? क्या ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? तो ये जो बच्चा है ये क्या करेगा? कारण देगा, है ना? तो कारण क्या है? क्योंकि पर्वत से धुआं निकल रहा है। अब बच्चा ये कह रहा है, बच्चे ने ये बोला कि पर्वत पर आग लगी है। अब सपोज मैंने उससे ये पूछा कि क्यों, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि पर्वत पर आग लगी है? तो बच्चा क्या करेगा? रीजन देगा, हेतु देगा, क्योंकि पर्वत से धुआं निकल रहा है, क्योंकि हिल स्मोकी है, हिल से स्मोक निकल रहा है, इसलिए उसने ये बोला कि पर्वत पर आग लगी है। अब स्टूडेंट या लर्नर क्या करेगा? अब वो वेरियस एग्जांपल्स देगा, उदाहरण देगा अपनी बात को सच बताने के लिए। तो जब आपने प्रतिज्ञा कर ली, हाइपोथेसिस बना लिया, हाइपोथेसिस के लिए आपने रीजन भी दे दिए, रीजन देने के बाद आप क्या करेंगे? उदाहरण दोगे, एग्जाम्पल्स दोगे। अब जो बच्चा है वो क्या उदाहरण दे रहा है कि जहां भी धुआं होता है वहां आग पाई जाती है। यानी कि बच्चे ने पहले देखा होगा ना, उसकी प्रीवियस नॉलेज ये होगी कि जहां जहां पे भी धुआं होता है वहां वहां पे आग होती है। जैसे सपोज उसने अपने किचन में देखा होगा, है ना, या चूल्हा जलते हुए देखा होगा या भट्टियां जलते हुए देखी होंगी कि पहले धुआं निकलता है और धुआं निकलने के बाद वो आग निकलने लगती है। तो क्या हुआ? बच्चे ने उदाहरण दिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए। ठीक है, उदाहरण देने के बाद उपनय। उपनय का मतलब होता है रीअफर्मेशन, यानी वो अपनी बात को रीअफर्म करेगा, है ना। अब रीअफर्म क्या करेगा? पर्वत पर भी धुआं है। अब बच्चे ने क्या किया? एग्जाम्पल देके वो अपनी बात को फिर ये कह रहा है कि पर्वत से भी उसने धुआं देखा, है ना। तो ये क्या किया? उसने अपनी बात को रीअफर्म किया कि पर्वत पर भी धुआं है। ठीक है, अब
जब उसने अपनी बात को रीअफर्म कर लिया, उपनय उसने कर लिया, देन उसने कंक्लूजन निकाला, उसने निगमन निकाला, निगमन किया कि अतः पर्वत अग्निमय है, इसलिए पर्वत पर आग लगी है। तो इसी तरीके से ये क्या होता है कि अनुमान के स्टेप्स होते हैं कि जो आप अनुमान लगाएंगे, जो अनुमान भी होगा उसको क्या किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, उसको उसका कंक्लूजन निकाला जाएगा कि जो आप बात कह रहे हैं वो बात सही है या नहीं सही है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू अनुमान हम लगाया जाता है या हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। तो पहला क्या है आपका स्टेप, प्रतिज्ञा, उसके बाद है हेतु, देन है आपका उदाहरण, उपनय और निगमन। ये आपको जो 5 स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं जिससे आपका क्वेश्चन जो है गलत ना होने पाए। तो ये अनुमान का कॉन्सेप्ट था जो आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कि अनुमान हम किस किस तरीके से या टाइप्स ऑफ अनुमान क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और जब भी हम अनुमान लगाते हैं तो अनुमान लगाने में भी कुछ गलतियां होती हैं, तो हम अनुमान की फॉलिसीज के बारे में भी पढ़ेंगे या इन्फ्रेंसेस से होने वाली जो फॉलिसीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो था जो आज हमने पढ़ा वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ अनुमान पढ़ा और स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान पढ़ा जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये जो चीज अभी हमने पढ़ी ये स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अनुमान और हेत्वाभास के बारे में पढ़ेंगे। फॉलिसीज को ही इंडियन लॉजिक में हेत्वाभास कहा जाता है और जो आपके सिलेबस में हेत्वाभास दिया हुआ है वो अनुमान के हेत्वाभासेस हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ अनुमान एंड स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।